मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं। अकाउंट पार्ट 2 में भी सिर्फ हमारा आप 2 ही चैप्टर वार्षिक हिसाब और गैर व्यापारिक संस्था के हिसाब, ये 2 ही चैप्टर बाकी है। दोस्तों, वार्षिक हिसाब आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैंने पहले भी आपको बताया था और आपको भी अब अच्छी तरह से पता चल चुका है, ठीक है। क्योंकि वार्षिक हिसाब का जो चैप्टर है वो अगर आप अभी अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो 12वीं में भी पार्ट 1 में, अभी आप पार्ट 2 में वार्षिक हिसाब सीख रहे हैं, व्यक्तिगत मालिकी का सीख रहे हैं, यानी एक व्यक्ति अभी धंधा का मालिक है। और जब आप 12वीं में जाएंगे कक्षा 12 में, तब आपको साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब सीखना पड़ेगा पार्ट 1 में, जो लगभग इसी की तरह है। तो अगर आपने इस बार अच्छी तरह से वार्षिक हिसाब सीख लिया तो लगभग आपने 12वीं कक्षा का भी वार्षिक हिसाब सीख लिया, ऐसा मान लेना, ठीक है। इसलिए हमें अच्छी तरह से सीखना है। टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस चैप्टर के सभी सवालों को, क्योंकि आप में से भी कई लोगों के कमेंट आए थे, कई लोगों के रिक्वेस्ट है कि सर इस चैप्टर के सभी सवालों के वीडियो अपलोड कीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उन सभी प्रश्नों के वीडियो अपलोड करते रहूँ। दोस्तों, अभी तक इस चैप्टर में क्या हो चुका है, तो अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले वार्षिक हिसाब के तीनों खातों का नमूना, हाँ उस वीडियो में थोड़ी एडिटिंग की समस्या थी इसलिए एडिट नहीं कर पाया था, लेकिन वार्षिक हिसाब के तीनों खातों का नमूना यानी व्यापार खाते का नमूना, लाभ हानि खाते का नमूना और पक्की तलपट का नमूना कैसे आसान तरीके से याद किया जा सकता है वो मैंने आपको सिखाया था। उसके अगले वीडियो में जो महत्वपूर्ण समायोजन है, समायोजन तो बहुत सारी है लेकिन जो महत्वपूर्ण समायोजन है उनकी असर, उनकी हिसाबी असर के बारे में मैंने आपको समझाया था। लगभग 10-11 समायोजन था और उसी की सहायता से हम सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवाया था। जब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवाया था तो होमवर्क के रूप में मैंने आपको उदाहरण नंबर 24 दिया था। आज की वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं और जब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे तब आपको उदाहरण के रूप में उदाहरण नंबर 25 करना रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 192, क्वेश्चन नंबर 7। पंकज की तारीख 31/3/15 के दिन की सकल तलपट और अतिरिक्त विवरण पर से वार्षिक हिसाब तैयार करो। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 7, यस, पंकज की तारीख 31/3/15 के दिन की सकल तलपट दी हुई है और अतिरिक्त विवरण यानी समायोजन दिया हुआ है, उस पर से वार्षिक हिसाब तैयार करना है आपको। तो आप सकल तलपट में देख सकते हैं खाते का नाम, उधार शेष, जमा शेष 192 पे भी दिया हुआ है, 193 पर भी आधे पेज पर वही सकल तलपट ही दिया हुआ है, उसके नीचे समायोजन है। सबसे पहले सभी समायोजनों को हम टिक लगा लेते हैं, समझ लेते हैं। जिसमें पहला समायोजन, अंतिम माल का स्टॉक 1,65,000 का है जिसमें 50% माल की बाजार कीमत 10% अधिक है जबकि शेष माल की बाजार कीमत 10% कम है। मैंने आपको क्या बताया था, हमें कौन सी कीमत ध्यान में लेनी है, बाजार कीमत की मूल कीमत, दोनों में से कोई नहीं। जो कीमत कम हो वो हमें ध्यान में रखना है, चाहे वो बाजार कीमत हो या मूल कीमत, जो कीमत कम है वो हमें ध्यान में रखना है। तो अंतिम स्टॉक कुल मिलाकर कितना है, 1,65,000। मैं यहाँ गणना कर रहा हूँ, आप देखिए अंतिम स्टॉक है कितने का, तो अंतिम स्टॉक कुल मिलाकर है 1,65,000 का। अब उसका 2 हिस्सा किया गया है, पहला 50% और शेष माल, तो शेष कितना माल बचेगा, तो शेष भी 50% ही बचेगा। अगर इस तरफ 50% है आधा, तो बाकी का शेष भी कितना होगा, 50% ही होगा। हाँ, इधर 70% होता तो उधर शेष कितना बचता, 30%। इधर अगर 60% होता तो उधर शेष कितना बचता, 40%। लेकिन इधर 50% है तो उधर भी कितना बचेगा, 50%। तो पहले 1,65,000 का हम क्या करेंगे, 50% करेंगे दोस्तों, तो 82,500 आएगा। कितना आएगा, 82,500। अब ये 50% 82,500 है तो ये वाला 50% भी क्या होगा, 82,500। अब क्या कहा है सवाल में कि 1,65,000 का है अंतिम स्टॉक जिसमें 50% माल की बाजार कीमत 10% अधिक है, यानी ये जो 50% माल है इसकी बाजार कीमत 10% अधिक है। तो दोस्तों अधिक हमें लेना नहीं होता, हमें कम लेना होता है। तो अधिक करेंगे तो भी हम लोग यही रकम लेने वाले हैं, ठीक है, इसलिए अधिक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आप नहीं करेंगे और डायरेक्ट ये ले लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि दोनों में से कौन सी कीमत लेनी है जो कम है। और ऑलरेडी हमें पता ही है कि इसको अगर हम 10% अधिक करेंगे तो वो कीमत क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो करके दिखा भी दे रहा हूँ, 10% करेंगे तो 8,250 आएगा और जब हम इसको जोड़ेंगे तो 90,750
अब आप ही बताइए कि 82,500 और 90,750 में कम कौन सा है? 82,500। तो हम कौन सी कीमत लेंगे इन दोनों में से? तो 82,500 लेंगे। जबकि शेष माल, तो शेष माल कितना था? 50%, इधर 50% था तो उधर भी कितना होगा? 50%। शेष माल की बाजार कीमत क्या है? 10% कम है, तो माइनस 10% कम, वो अधिक था ये कम है, कम है तो 10% तो उतना ही आएगा 8,250, लेकिन कम है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे 82,550 में, 82,500 में से 8,250 अगर माइनस करेंगे तो वो आएगा 74,250। कितना आएगा? 74,250। अब हम कौन सी कीमत लेंगे? 82,500 लेंगे कि 74,250? तो जो कीमत कम है, तो कम कौन सा है? 74,250। तो कौन सी कीमत लेंगे हम? 74,250। तो यहां से हमने कौन सा लिया था? तो यहां से हमने लिया था 82,500 और यहां से हमने क्या लिया है? 74,250। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे स्टॉक की कीमत आ जाएगी 1,56,750। हमारी स्टॉक की फाइनल कीमत कितनी आ जाएगी? 1,56,750। तो कैसे किया दोस्तों हमने? सबसे पहले 1,65,000 का दो हिस्सा किया, 82,500 82,500। पहला वाला जो 82,500 है वो 10% अधिक है, तो 10% अधिक है तो हमने कौन सी कीमत ली? जो कीमत कम है उस कीमत को हमने क्या किया है? ध्यान में लिया है। तो 82,500 और 90,750 में से कौन सा कम था? 82,500, तो 82,500 को हमने ध्यान लिया है। दूसरी तरफ कौन सा कम है? 74,250, तो उसको हमने ध्यान में लिया है और फिर दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आया? 1,56,750 आया, जो हमारा अंतिम स्टॉक का फाइनल कीमत कहलाएगा। अब अंतिम स्टॉक की दो असर कहाँ कहाँ होगी दोस्तों? तो अंतिम स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा? व्यापार खाते के जमा में और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। ये आपको अच्छी तरह से पता है। अंतिम स्टॉक की दो असर कहाँ कहाँ होगी? व्यापार खाते के जमा में और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। ठीक है, और उसी पर आपको सही का निशान लगा के रखना है क्योंकि अंतिम स्टॉक जो है वो आपको अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा समाजन देखते हैं। दूसरा समाजन क्या है? नहीं लिखी उधार खरीदी 60,000। अब नहीं लिखी उधार खरीदी मतलब कि लिखना बाकी है, और मैंने पहले भी बताया था लिखना बाकी हो, चुकाना बाकी हो, मिलना बाकी हो, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो नहीं लिखी उधार खरीदी है तो किस में जोड़ेंगे? खरीदी हम किससे करते हैं? लेनदार से। एक तो खरीदी में जोड़ेंगे और एक किस में जोड़ेंगे? लेनदार में जोड़ेंगे। तो आप लगा दीजिए नंबर 2, खरीदी पे नंबर 2 और लेनदार पे नंबर 2। खरीदी मिलेगा आपको पेज नंबर 192 पर ऊपर से दूसरा, तो खरीदी पे नंबर 2 और लेनदार मिलेगा पेज नंबर 193 पर ऊपर से तीसरा। दोनों पे नंबर 2 प्लस। ये प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब कि आपको भविष्य में देखेंगे आप तो आपको याद रहेगा कि भाई क्या करना है? जोड़ना है। लिखना बाकी उधार खरीदी तो कहाँ कहाँ जोड़ेंगे? एक खरीदी में जोड़ेंगे और दूसरा कहाँ जोड़ेंगे? लेनदार में जोड़ेंगे, क्योंकि खरीदी हम किससे करते हैं? उधार खरीदी लेनदार से करते हैं। ठीक है, तो खरीदी में नंबर 2 प्लस और लेनदार में भी नंबर 2 प्लस। प्लस लिखा रहेगा तो आपको याद रहेगा कि जोड़ना है। ठीक है, नंबर 3, नहीं लिखी उधार खरीद वापसी। नहीं लिखी उधार खरीद वापसी, नहीं लिखा है तो ये भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे? तो नहीं लिखी उधार खरीद वापसी, खरीद वापसी में जोड़ेंगे। खरीदी बिक्री के नीचे ही दिया हुआ है खरीद वापसी, उस पर लगा दीजिए नंबर 3 प्लस। खरीद वापसी में जोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों लेनदार में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि खरीदी का तो खरीदी में जोड़ा था और लेनदार में भी जोड़ा था, तो फिर खरीद वापसी का खरीद वापसी में जोड़कर लेनदार में से घटा क्यों रहे? थोड़ा आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि खरीद वापसी बढ़ने से खरीदी क्या होगा? कम होगा। अगर खरीद वापसी बढ़ेगा तो खरीदी क्या होगा? कम होगा, और खरीदी कम होगा तो लेनदार भी क्या होगा? कम होगा। इसलिए लिखना बाकी उधार खरीद वापसी का हम खरीद वापसी में तो जोड़ेंगे, लेकिन लेनदार में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो आप लगा दीजिए खरीद वापसी पे नंबर 3 प्लस, लेकिन लेनदार पर नंबर 3 माइनस, जिससे आपको याद रहे खरीद वापसी पे नंबर 3 प्लस और लेनदार पे नंबर 3 माइनस। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से दूसरा और तीसरा था वैसे ही चौथा और पांचवा है। नहीं लिखी उधार बिक्री। नहीं लिखी उधार बिक्री कितना है? 75,000। अब नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? तो उधार बिक्री का है तो बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में जोड़ेंगे। तो आप लगा दीजिए बिक्री पर नंबर 4 प्लस और बाजू वाले पेज पर देनदार है सबसे ऊपर, देनदार पे भी नंबर 4 प्लस। बिक्री पे नंबर 4 प्लस और देनदार पे भी नंबर 4 प्लस। एंट्री क्या होगी? हम नहीं लिखी उधार बिक्री का बिक्री में जोड़ेंगे, और बिक्री किसको करते हैं हम? ग्राहक को या देनदार को, देनदार में भी क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बिक्री का लिखना बाकी है तो क्या करेंगे? बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में भी जोड़ेंगे। तो दोनों पे लगा दीजिए बिक्री पे नंबर 4 प्लस और देनदार पे भी नंबर 4 प्लस। नंबर 5, नहीं लिखी उधार बिक्री वापसी। जिस तरह से नहीं लिखी खरीद वापसी था तीसरा, उसी तरह से पांचवा है नहीं लिखी उधार बिक्री वापसी 22,500।
तो नहीं लिखा है मतलब लिखना बाकी है बिक्री वापसी का। तो बिक्री वापसी पे नंबर 5 प्लस, बिक्री वापसी पर नंबर 5 प्लस, लेकिन यस आप लोग समझ गए, लेकिन देनदार पर नंबर 5 माइनस, नंबर 5 माइनस, ये माइनस प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। बिक्री वापसी पर नंबर 5 प्लस, क्योंकि बिक्री वापसी का लिखना बाकी है तो बिक्री वापसी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन बिक्री वापसी बढ़ने से बिक्री क्या होगा, कम होगा, और बिक्री अगर कम होगा तो देनदार भी क्या होगा, कम होगा। इसलिए बिक्री वापसी पे नंबर 5 प्लस, लेकिन देनदार पे नंबर 5 माइनस। ओके। नंबर 6, चुकाना शेष मजदूरी 15,000। चुकाना शेष मतलब चुकाना बाकी है। चुकाना बाकी की एंट्री दोस्तों क्या बताया था, जिस खर्च का चुकाना बाकी है उस खर्च में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में। तो लगा दीजिए मजदूरी पे नंबर 6 प्लस, मजदूरी आपको मिलेगा पेज नंबर 192 पर वेतन के नीचे, ठीक है। तो मजदूरी पर नंबर 6 प्लस, और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, उसका पूंजी दायित्व, यानी मजदूरी में जोड़ देंगे और दूसरी एंट्री कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में। 7वां, 15,000 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने संपूर्ण रकम का दावा मंजूर किया। अब 15,000 का माल आग से जल गया तो किसी भी प्रकार से माल जाए तो क्या करेंगे, हम खरीदी में से माइनस करेंगे, खरीदी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरी एंट्री हम लाभ हानि के उधार में आग से नुकसान लिखते थे, लेकिन दोस्तों आज लाभ हानि के उधार में नहीं आएगा। अब आपको लगेगा कि छठे सवाल में तो सर ने लिखा था, आज भी हम लाभ हानि के उदाहरण में लिखते आग से नुकसान, लेकिन आज हमें नुकसान हुआ ही नहीं। 15,000 का माल जला तो है आग से, लेकिन संपूर्ण रकम यानी पूरी रकम का दावा बीमा कंपनी ने मंजूर किया है कि भाई जितना आपका माल आग से जल गया पूरी रकम हम देंगे। अब पूरी रकम बीमा कंपनी से भविष्य में मिलने वाली है तो हमें कोई नुकसान हुआ नहीं है। तो दो एंट्री कहाँ कहाँ होगी, तो 15,000 का माल आग से जल गया है मतलब खरीदी में से तो माइनस करेंगे ही, क्योंकि अन्य रीति से माल की दावा का एंट्री क्या होता है, हम खरीदी में से घटाते हैं। तो आप लगा दीजिए खरीदी पे नंबर 7 माइनस, और दूसरी एंट्री हम कहाँ करेंगे, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में लिखेंगे बीमा कंपनी, क्योंकि अभी मिला नहीं है, भविष्य में हमें मिलेगा। बीमा कंपनी से मिलना बाकी, या खाली बीमा कंपनी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी दावा मंजूर किया, अभी दिया नहीं है, तो भविष्य में क्या होगा, हमें मिलेगा। तो भविष्य में पूरा पूरा मिल जाएगा, इसलिए कहाँ पे लिखेंगे, संपत्ति लेना में। अगर बीमा कंपनी 1 भी रुपया देने वाली नहीं होती तो हम कहाँ लिखते, खरीदी में से माइनस करते और प्रश्न नंबर 6 की तरह लाभ हानि के उधार में आग से नुकसान लिखते। लेकिन आज पूरा पैसा कौन देने वाला है, बीमा कंपनी देने वाला है, इसलिए खरीदी में से तो घटाएंगे और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। अब देखिए 8वां, निजी उपयोग के लिए लिया माल 7500। निजी उपयोग मतलब आहरण से गया माल। अब आहरण से गया माल किसी भी प्रकार से माल जाए तो खरीदी में माइनस, तो खरीदी पे लगा दीजिए नंबर 8 माइनस। 3 समायोजन हो चुका दोस्तों खरीदी पे, नंबर 2 प्लस, नंबर 7 माइनस और नंबर 8 भी माइनस, आहरण से गया माल। और दूसरी एंट्री कहाँ होगी दोस्तों, आहरण से गया माल की मैंने आपको बताया हुआ है समायोजनों की असर में। अगर कोई निजी उपयोग के लिए माल ले जाता है मालिक तो क्या कहलाएगा, आहरण, और उसकी वजह से क्या होगा, आहरण में वृद्धि। यानी पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में जब हम लिखते हैं पूंजी प्लस वृद्धि प्लस ब्याज प्लस शुद्ध लाभ घटाओ आहरण प्लस वृद्धि प्लस ब्याज, तो वो जो वृद्धि है वो ही है ये। तो आपको लगा देना है आहरण पर नंबर 8 प्लस, खरीदी पे नंबर 8 माइनस, खरीदी में से घटाएंगे और आहरण पे नंबर 8 प्लस आहरण में जोड़ेंगे वृद्धि के रूप में, ठीक है। तो खरीदी पे नंबर 8 माइनस और आहरण पे नंबर 8 प्लस। 9वां और आखिरी समायोजन, यंत्र स्थापना की मजदूरी के 7500 भूल से मजदूरी खाते उधार किए। आपको पता ही है कि किसी भी संपत्ति का स्थापना खर्च या दलाली खर्च या दस्तावेज का खर्च उस संपत्ति में ही जोड़ दिया जाता है, उसे अलग से नहीं लिखा जाता। और हमने यंत्र स्थापना का जो मजदूरी है वो हमने भूल से मजदूरी में लिख दिया है, मजदूरी खर्च में जोड़ दिया है। तो क्या करेंगे, मजदूरी में से घटा देंगे और यंत्र स्थापना का है इसलिए यंत्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लगा दीजिए मजदूरी पे नंबर 9 माइनस, मजदूरी पर नंबर 9 माइनस यानी मजदूरी में से घटा देंगे और यंत्र पर नंबर 9 प्लस। तो मजदूरी कहाँ पे है वो आपको पहले से पता है, क्योंकि मजदूरी पे ऑलरेडी छठा समायोजन तो था ही, और यंत्र है आपका बाजू वाले पेज पर जहाँ पे समायोजन है 193 पर, उसमें स्टेशनरी छपाई के नीचे और मकान के ऊपर है यंत्र, यंत्र पे नंबर 9 प्लस, मजदूरी में से घटा देंगे और यंत्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं, ये हमारा पूरा सवाल के लिए फॉर्मेट रेडी है दोस्तों। समायोजन हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम सवाल को सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और पक्की तलपट मैंने बना दिया है। दोस्तों मैंने पहले दिन आपको कहा था कि आपको ऊपर हेडिंग वगैरह व्यवस्थित डालना है, क्योंकि रोज़ मेरे पास इतनी जगह नहीं होगी। तो आपको मैं फिर से याद दिला दूं, जैसे हमारे सवाल में नाम क्या है, पंकज, तो आपको लिखना है पंकज का तारीख 31/3/15 के दिन पूरे होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब, या तो फिर पंकज का तारीख 31/3/15 को पूरे होने वाले वर्ष का व्यापार खाता, 31/3/15 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता और 31/3/2015 को पूरे होने वाले दिन का पक्की तलपट।
इस तरह से लिख सकते हैं। नहीं तो अगर एक ही लाइन लिखना है तो पंकज का तारीख 31/3/2015 को पूरे होने वाले वर्ष का वार्षिक हिसाब, इतना तो कम से कम आपको लिखना ही चाहिए। उसके बाद सभी खाते यानी व्यापार खाते की उधार साइड पे, मतलब बाएं तरफ लेफ्ट साइड पे उधार, राइट साइड पे जमा। लाभ हानि के भी, चलिए मैं ये तो लिख देता हूँ, व्यापार खाते के लेफ्ट साइड पे उधार, राइट साइड पे जमा। लाभ हानि के भी लेफ्ट साइड पे उधार और राइट साइड पे जमा। ये दोस्तों रह भी जाए मुझसे तो आप लिखने की आदत डालिए। पक्की तर्पण में उल्टा होता है, ये पूंजी दायित्व वाला पक्ष जमा होता है और संपत्ति लेना वाला पक्ष उधार होता है। तो ये सब काम दोस्तों आप जरूर कर लिया करिए, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले खाते का नाम दिया हुआ है और खाते का नाम में पहला क्या है, पूंजी और आहरण। पूंजी और आहरण आपको अच्छी तरह से मालूम है। पूंजी और आहरण कहाँ आएगा, तो पक्की तलपट में पूंजी प्लस वृद्धि प्लस ब्याज प्लस शुद्ध लाभ। लेकिन इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पूंजी पर कोई समायोजन नहीं है। कुछ सर टीचर लिखवाते हैं नमूने के हिसाब से, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई समायोजन होता कि पूंजी पर ब्याज गिनो या पूंजी में वृद्धि करो, तब ऐसा लिखने की ज़रूरत है, वृद्धि प्लस ब्याज। लेकिन पूंजी के ऊपर कोई समायोजन नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पूंजी प्लस शुद्ध लाभ, पूंजी प्लस शुद्ध लाभ। और ये लिखने के बाद घटाओ आहरण प्लस वृद्धि। याद रखिएगा आहरण पर समायोजन है, इसलिए आहरण प्लस वृद्धि प्लस शुद्ध हानि। हाँ, शुद्ध लाभ शुद्ध हानि दोनों लिखना है, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि शुद्ध लाभ आने वाला है कि शुद्ध हानि। फिर यहाँ पे कुल पूंजी में से कुल आहरण घटाकर बाहर हम शुद्ध पूंजी लिखेंगे। तो अभी पूंजी कितना है, तो पूंजी है 6 लाख जमा वाला, और आहरण कितना है, तो आहरण है 18,000। आहरण पर समायोजन है, कौन सा समायोजन है तो हम पढ़ लेंगे। कौन सा समायोजन है आहरण पर, तो आहरण पे 8वां समायोजन है। क्या लिखा हुआ है 8वें समायोजन में, निजी उपयोग के लिए लिया माल 7500। निजी उपयोग के लिए लिया तो आहरण में क्या होगा, वृद्धि होगा, कितना 7500। और दूसरी एंट्री क्या करेंगे हम, खरीदी में से माइनस करेंगे। जब खरीदी आएगा तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि उस पर भी हमने नंबर तो लिखा ही होगा, ठीक है। आ ही गया उसी के नीचे खरीदी बिक्री। खरीदी बिक्री पर दोस्तों काफ़ी समायोजन है, खरीद बिक्री और खरीद वापसी, बिक्री वापसी पे, तो उसे हमें अच्छी से समझना है। तो खरीदी लिखने से पहले, खरीदी कहाँ आता है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, व्यापार खाते के उधार में खरीदी आता है। लेकिन वो लिखने से पहले आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि ऊपर जो है एक लाइन आपको प्रारंभिक स्टॉक के लिए छोड़ना है, क्योंकि व्यापार खाते में सबसे ऊपर क्या आता है, प्रारंभिक स्टॉक। तो या तो आप लिख कर रख दीजिए प्रारंभिक स्टॉक, या तो एक लाइन छोड़िए। चलिए उसके नीचे खरीदी और जमा साइड पे बिक्री। तो खरीदी कितना दिया हुआ है, तो उधार वाला खरीदी है 9 लाख इनर कॉलम में, और बिक्री है 15 लाख। चलिए खरीदी पे पहले समायोजन चेक करते हैं। खरीदी पे कौन कौन सा समायोजन है, तो खरीदी पर है दूसरा प्लस 7वां माइनस और 8वां माइनस। दूसरा क्या है, नहीं लिखी उधार खरीदी 60,000। नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, लिख देंगे, जोड़ देंगे। तो प्लस लिखना बाकी, प्लस लिखना बाकी कितना 60,000। तो 9 लाख में 60,000 जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 9,60,000। ये दूसरा नंबर समायोजन हो गया, लिखना बाकी खरीदी। हमने क्या कर दिया, खरीदी में जोड़ दिया। और उसके बाद क्या है, नंबर 7 माइनस नंबर 8 माइनस। 7 में क्या था, 15,000 का माल आग से जल गया, और 8 में क्या है, 7,500 का माल निजी उपयोग के लिए ले गया। किसी भी प्रकार से माल जाए तो खरीदी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब बारी बारी से माइनस करने से अच्छा कि दोनों हम साथ में ही माइनस करके डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं। तो पहले आग से गया माल, आग से गया माल, आग से गया माल कितना है 15,000, और माइनस आहरण से गया माल, आहरण से गया माल 7,500। अब कितने लोग दोस्तों यहाँ पे ऐसे करते हैं, पहले 15,000 माइनस करते हैं, फिर 7,500 माइनस करते हैं। कोई फर्क नहीं दोस्तों, एक साथ में भी हम माइनस कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों को माइनस ही करना है। तो 15,000 और 7,500 कितना होगा, 22,500। 15,000 और 7,500 कितना होगा, 22,500। 9,60,000 में से 22,500 दोस्तों माइनस करेंगे तो 9,37,500। अभी भी अंदर लिखा है, क्योंकि अभी भी खरीद वापसी लिखना बाकी है, ठीक है।
खरीद वापसी की एंट्री अभी भी बाकी है, इसके लिए हमने अभी भी अंदर लिखा है। चलिए बिक्री पे कौन सा समायोजन था, तो बिक्री पे समायोजन नंबर सिर्फ 4 है। 4 में क्या लिखा है, नहीं लिखी उधार बिक्री 75,000, तो नहीं लिखा है तो हम लिख देंगे यानी जोड़ देंगे, तो प्लस लिखना बाकी 75,000, तो 15 लाख में 75,000 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 15,75,000। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ दोस्तों, आप देखिएगा ध्यान से, 15,75,000। ठीक है, चलिए खरीदी बिक्री के बाद क्या है, खरीद वापसी और बिक्री वापसी। पहले खरीद वापसी, खरीद वापसी कितना दिया है 30,000, तो खरीद वापसी को इनड़ के भी इनड़ कॉलम में लिखना है। इनड़ के भी इनड़ कॉलम में क्यों, क्योंकि खरीद वापसी के ऊपर भी समायोजन है दोस्तों, खरीद वापसी के ऊपर भी क्या है, समायोजन है। कौन सा समायोजन है खरीद वापसी पर, तो तीसरा समायोजन है। क्या समायोजन है तीसरा, कि नहीं लिखी उधार खरीद वापसी कितनी है 7500, नहीं लिखा मतलब लिखना बाकी है, तो प्लस लिखना बाकी कितना है, लिखना बाकी 7500, तो 30,000 और 7500 को जोड़ेंगे तो 37,500 होगा दोस्तों। कितना होगा 37,500। पहले से 30,000 तो था ही खरीद वापसी और 7500 और लिखना बाकी है, तो 30,000 और 7500 कितना होगा 37,500। बाहर घटाएंगे तो राउंड फिगर आ जाएगा 9 लाख। शुद्ध खरीदी कितनी आ जाएगी बाहर 9 लाख। ठीक है, उसी तरह से बिक्री वापसी कितना दिया हुआ है, तो बिक्री वापसी दिया हुआ है 60,000, तो उसको भी इनड़ के इनड़ कॉलम में बिक्री वापसी। अब इतना जगह तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, इनड़ की इनड़ कॉलम मतलब थोड़ा और अंदर से लिखना। और उसके ऊपर भी समायोजन है। कौन सा समायोजन है, पांचवा, नहीं लिखी उधार बिक्री वापसी। तो इसमें तो जोड़ेंगे, बिक्री वापसी में तो जोड़ेंगे, लेकिन बिक्री वापसी बढ़ेगा तो बिक्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बिक्री वापसी को तो बिक्री में से क्या करना है, माइनस करना है। जिस तरह से खरीद वापसी बढ़ गया था, लेकिन खरीद वापसी को हम फाइनली करते क्या है, तो खरीद वापसी को हम खरीदी में से घटाते हैं। उसी तरह से बिक्री वापसी को फाइनली यानी लास्ट में हम करते क्या है, तो बिक्री में से माइनस करते हैं। इसलिए तो मैंने कहा है कि बिक्री वापसी बढ़ेगा लेकिन देनदार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बिक्री वापसी बढ़ने से बिक्री क्या होगा, कम होगा। खरीद वापसी बढ़ने से खरीदी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि खरीदी में पहले हम 30,000 माइनस करने वाले थे, लेकिन बाद में कितना माइनस किया, 37,500 माइनस किए। इसलिए मैंने कहा है कि खरीद वापसी का खरीद वापसी में तो जोड़ेंगे लेकिन लेनदार में माइनस करेंगे, बिक्री वापसी का बिक्री वापसी में तो जोड़ेंगे लेकिन देनदार में माइनस करेंगे, क्योंकि खरीद वापसी बढ़ने से खरीदी कम हो जाएगा, बिक्री वापसी बढ़ने से बिक्री कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 60,000 माइनस करने वाले थे, अब 60,000 में बिक्री वापसी का कितना लिखना बाकी है, तो नंबर 5 में बिक्री वापसी का लिखना बाकी है 22,500, लिखना बाकी है 22,500। अब 60,000 में 22,500 जोड़ेंगे दोस्तों तो 82,500। ये मैं थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ, 22,500, थोड़ा आप समझ लीजिएगा। 60,000 में 22,500 जोड़ेंगे तो कितना होगा 82,500। अब 15,75,000 में से दोस्तों 82,500 घटाएंगे हम तो कितना आएगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ घटाकर 14,92,500 बाहर, 14,92,500, 14,92,500। तो इस तरह से हमारा खरीदी बिक्री खरीद वापसी और बिक्री वापसी कंप्लीट हो गया। चलिए उसके बाद स्टॉक लिखा है 1,4,14 लिखा है, मतलब कौन सा स्टॉक कहलाएगा, प्रारंभिक स्टॉक। 31,3 लिखा होता तो कौन सा स्टॉक कहलाता, अंतिम स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक कहाँ आता है, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, व्यापार खाते के उधार में सबसे ऊपर हमने जगह भी बना के रखा है। उसके लिए कितना है प्रारंभिक स्टॉक 90,000। चलिए प्रारंभिक स्टॉक के बाद क्या है, आवक माल गाड़ी किराया। आपको अच्छे से मालूम है आमदनी डे का खर्च है, यानी व्यापार खाते के उधार में आवक माल गाड़ी किराया, आवक माल गाड़ी किराया। तो आवक माल गाड़ी किराया कितना है दोस्तों 15,000। उसके बाद वेतन, वेतन आपको मालूम है खर्च है और व्यापार खाते में नहीं आता है, तो कहाँ आएगा, लाभ हानि खाते के उधार में वेतन, कोई समायोजन नहीं है, डायरेक्ट बाहर। ऊपर से एक लाइन छोड़ना है, दोनों तरफ आपको 1,80,000 वेतन। चलिए दोनों तरफ एक एक लाइन क्यों छोड़ना है, सकल हानि और सकल लाभ को लिखने के लिए। अब मुझे मालूम है कि सकल लाभ ही आने वाला है और मेरे पास जगह भी कम है, इसलिए मैंने उधार में एक लाइन नहीं छोड़ा है, जमा में 1 या 2 लाइन छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह का थोड़ा अभाव है और मुझे पहले से पता है, लेकिन आपको पहले से पता नहीं रहेगा क्योंकि आपने सब सवाल अभी नहीं किया हुआ है। ठीक है, और एग्जाम में कोई भी सवाल हो सकता है, इसलिए आप दोनों तरफ एक एक लाइन छोड़ने की आदत जरूर रखिए। चलिए वेतन के बाद क्या दिया हुआ है, मजदूरी। मजदूरी किसका खर्च है, व्यापार खाते का खर्च, तो व्यापार खाते में आएगा मजदूरी इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों, क्योंकि उसके ऊपर 2 समायोजन है। तो मजदूरी है कितना, तो मजदूरी है 60,000। उस पर कौन कौन सा समायोजन है, तो नंबर 6 प्लस और नंबर 9 माइनस। तो एक बार पढ़ लेते हैं, नंबर 6 में क्या लिखा हुआ था, चुकाना शेष मजदूरी 15,000। चुकाना शेष मतलब चुकाना बाकी है, तो प्लस
चुकाना शेष, चुकाना शेष की एंट्री क्या होती है, उस खर्च में जोड़ेंगे यानी मजदूरी में जोड़ेंगे 15,000, तो 60,000 और 15,000 कितना आएगा 75,000। अभी भी इनर कॉलम में ही आएगा क्योंकि एक समायोजन इसके ऊपर अभी और है। और दूसरी एंट्री चुकाना बाकी की दूसरी एंट्री, क्योंकि अगर आप भूल जाएंगे तो फिर वो एंट्री रह जाएगा और वो एंट्री अगर रह गई तो आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको याद से समायोजनों की 2 असर कड़ी देनी है। तो चुकाना शेष की दूसरी एंट्री कहाँ होगी, तो पूंजी दायित्व में। थोड़ा नीचे से लिख देंगे, चुकाना शेष मजदूरी कितना है, चुकाना शेष मजदूरी तो 15,000। और कौन सा समायोजन है उसके ऊपर, 9वां समायोजन है कि यंत्र स्थापना का मजदूरी 7500 हमने भूल से मजदूरी खाते में लिख दिया है, तो मजदूरी में से क्या कर देंगे माइनस यंत्र स्थापना, यंत्र स्थापना की मजदूरी कितना 7500, तो 75,000 में से दोस्तों 7500 माइनस करेंगे आप तो आएगा 67,500, 67,500। और दूसरी एंट्री क्या होगी कि हम यंत्र में जोड़ेंगे, तो जब यंत्र आएगा तब हम यंत्र में जोड़ देंगे क्योंकि यंत्र पर भी हमने समायोजन तो लगाया ही होगा। चलिए, मजदूरी के बाद है ऑफिस खर्च, तो आपको अच्छे से मालूम है ऑफिस खर्च कहाँ पे आएगा, तो लाभ हानि खाते के उधार में ऑफिस खर्च कितना है, ऑफिस खर्च तो ऑफिस खर्च है 1,20,000। चलिए, ऑफिस खर्च के बाद क्या है, तो ऑफिस खर्च के बाद प्राप्त डिबेंचर ब्याज, प्राप्त बट्टा और प्राप्त कमीशन, तीनों प्राप्त लिखा है यानी तीनों आवक है, तीनों के तीनों कहाँ आएंगे, लाभ हानि खाते के जमा में, तीनों के तीनों लाभ हानि के जमा में। तो लाभ हानि में ऊपर से एक लाइन छोड़कर प्राप्त डिबेंचर ब्याज, प्राप्त डिबेंचर ब्याज, उसके बाद प्राप्त बट्टा और उसके नीचे प्राप्त कमीशन, सब बाहर ही आएगा क्योंकि किसी पर कोई समायोजन नहीं है। तो तीनों के तीनों साथ में ही लिख दिया मैंने, प्राप्त डिबेंचर ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त कमीशन, तीनों की रकम लिख देता हूँ 15,000, 6,000, 3,000, 15,000, 6,000, 3,000। चलिए, वहाँ तक हो गया। प्राप्त कमीशन के बाद क्या लिखा हुआ है, 10% की बैंक लोन। बैंक लोन क्या है, हमारे लिए दायित्व है, कर्ज है। और कौन सी बाकी दी है, जमा बाकी दी है। तो कहाँ पे आएगा, तो पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में 10% की बैंक लोन, 10% की बैंक लोन कितना है, 10% की बैंक लोन 3 लाख। उसके नीचे लिखा हुआ है देनी हुंडी, देनी हुंडी की भी जमा बाकी दी है, तो वो भी कहाँ आएगा, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में देनी हुंडी। वो कितना है, तो देनी हुंडी है 22,500, तो वो भी यहाँ पे ही लिख देंगे 22,500। चलिए, अब ये पेज पूरा कंप्लीट हो गया। बाजू वाले पेज पे आइए, क्या लिखा हुआ है, देनदार। देनदार कहाँ आएगा, संपत्ति लेना में देनदार, इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर 2 समायोजन है। देनदार कितना है, 1,35,000। कौन कौन सा समायोजन है, तो उस पर समायोजन नंबर 4 और 5 है। 4 में लिखा है नहीं लिखी उधार बिक्री, जिसका हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि बिक्री बढ़ने से देनदार भी क्या होगा, बढ़ेगा, उधार बिक्री बढ़ने से। लेकिन जो बिक्री वापसी है वो बिक्री वापसी में तो जोड़ेंगे, लेकिन बिक्री वापसी बढ़ने से बिक्री कम होता है, इसलिए देनदार भी क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उधार बिक्री का जोड़ेंगे, प्लस लिखना बाकी उधार बिक्री, लिखना बाकी उधार बिक्री। अब जगह नहीं है इसलिए सिर्फ बिक्री लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख दीजिएगा, लिखना बाकी उधार बिक्री। कितना है लिखना बाकी उधार बिक्री, 75,000। वो हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,10,000 और माइनस लिखना बाकी बिक्री वापसी। बिक्री वापसी का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि बिक्री वापसी बढ़ने से क्या होगा, देनदार कम होगा, बिक्री भी कम होगा। तो बिक्री का जोड़ दिया और बिक्री वापसी का माइनस करेंगे। बिक्री वापसी का कितना है, 22,500। 2,10,000 में से दोस्तों 22,500 माइनस करेंगे, तो मैं माइनस करके लिखता हूँ। 2,10,000 में से 22,500 माइनस करेंगे तो 1,87,500, 1,87,500। चलिए, देनदार हो गया। देनदार के बाद क्या लिखा हुआ है, लेनी हुंडी। तो लेनी हुंडी भी यहीं पे आएगा, उधार में दिया हुआ है, संपत्ति है हमारी लेनी हुंडी। अगर आपको डाउट हो तो आप उधार शेष और जमा शेष देख लीजिए, उधार में दिया है तो उधार में आएगा, जमा में दिया है तो जमा में आएगा। आपको ये तो पता ही है कि लेनी हुंडी खर्च तो है ही नहीं, तो ये पक्की तलपट में ही आएगा। उधार में आएगा कि जमा में आएगा, तो उधार शेष दिया होगा तो उधार में आएगा, यानी संपत्ति है, और जमा शेष दिया होगा यानी दायित्व तो है, जमा में आएगा। तो लेनी हुंडी कितना दिया हुआ है, तो लेनी हुंडी दिया हुआ है 45,000।
अब लेनी हुंडी के बाद क्या है, तो लेनी हुंडी के बाद है लेनदार 1,02,000, उसके ऊपर भी 2 समायोजन है। तो लेनदार पहले लिख लेते हैं इनर कॉलम में 1,02,000 पूंजी दायित्व में। अब उसके ऊपर कौन सा 2 समायोजन है, तो उसके ऊपर है समायोजन नंबर 2 और समायोजन नंबर 3, जैसे देनदार पे था चौथा पांचवा, उसी तरह से दूसरा तीसरा किस पे है, लेनदार पे। लिखना बाकी उधार खरीदी का हम लेनदार में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और लिखना बाकी जो उधार खरीद वापसी है वो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो प्लस लिखना बाकी खरीदी का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों, इसलिए मैं जोड़ घटाव सब साथ में करके बाहर कर दूंगा। माइनस लिखना बाकी खरीद वापसी, वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और प्लस माइनस करने के बाद जो आएगा वो बाहर लिखेंगे। तो प्लस क्या कर रहे हैं, लिखना बाकी उधार खरीदी का प्लस करेंगे, और माइनस लिखना बाकी उधार खरीद वापसी का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखना बाकी खरीदी कितना है, 60,000, वो जोड़ेंगे, और लिखना बाकी जो खरीद वापसी है कितना है, लिखना बाकी खरीद वापसी 7,500, वो माइनस करेंगे। यानी 1,02,000 में 60,000 जब जोड़ेंगे दोस्तों, 1,02,000 में जब आप 60,000 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1,62,000, और 1,62,000 में से 7,500 जब आप माइनस करोगे दोस्तों तो 1,54,500, 1,54,500 ये बाहर आएगा, 1,54,500। चलिए, लेनदार के बाद क्या है, चुकाना शेष किराया। तलपट में दिया है तो उसकी कितनी एंट्री होगी, एक ही एंट्री होगी, वो भी कहाँ आएगा, पूंजी दायित्व में, क्योंकि जमा बाकी दिया है। तो चुकाना शेष किराया एक ही एंट्री होगी दोस्तों। तलपट में दिया है तो समायोजन में दिया होता 2 एंट्री होता, तलपट में दिया तो एक ही एंट्री। चुकाना शेष किराया कितना है, चुकाना शेष किराया जमा में दिया हुआ है 1500, क्योंकि ऐसे भी इसकी जमा बाकी होती है, देखिए हम जमा में ही लिख रहे हैं। अब चुकाना शेष किराए के बाद क्या लिखा है, विज्ञापन खर्च, और उसके नीचे स्टेशनरी छपाई खर्च। दोनों के दोनों खर्च कहाँ पे आएंगे, लाभ हानि खाते के उधार में विज्ञापन खर्च और स्टेशनरी छपाई खर्च, स्टेशनरी छपाई खर्च। तो विज्ञापन खर्च और स्टेशनरी छपाई खर्च कितना कितना है, तो 75,000 और 9,000, 75,000 और 9,000। चलिए, उसके बाद क्या है, यंत्र कहाँ आता है, तो यंत्र कहाँ आएगा, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि उसके ऊपर 9वां समायोजन है। यंत्र कितना दिया हुआ है, 1,35,000, और 9वें समायोजन में क्या कहा गया था कि यंत्र स्थापना की जो मजदूरी है 7,500, हमने भूल से मजदूरी में लिख दिया है, तो मजदूरी में से तो हमने पहले ही घटा दिया है। अब यंत्र में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, प्लस, क्योंकि आपका मालूम है कि जो भी स्थापना खर्च होता है संपत्ति में ही जोड़ दिया जाता है। स्थापना खर्च 7,500, 1,35,000 में 7,500 जोड़ेंगे तो 1,42,500। चलिए, यंत्र के नीचे है मकान और फर्नीचर, वो भी वहीं पे आएगा दोस्तों, क्योंकि संपत्ति है, उसके ऊपर कोई समायोजन नहीं है, तो डायरेक्ट बाहर। मकान फर्नीचर, तो मकान कितना है, तो मकान है 4,50,000, और फर्नीचर है 90,000। उसके बाद है किराया, उधार में दिया हुआ है, मतलब चुकाया किराया हमारा खर्च है, तो लाभ हानि खाते के उधार में किराया कितना दिया हुआ, किराया 18,000। उसके बाद लिखा है 10% की दर से डिबेंचर में विनियोग कहीं किसी में भी किया गया होगा तो क्या है हमारे लिए, संपत्ति। तो संपत्ति में लिखेंगे 10% के डिबेंचर में विनियोग, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, समझ जाइएगा। 10% के डिबेंचर में विनियोग कितना, 1,50,000। चलिए, उसके बाद क्या है, बैंक लोन का ब्याज। बैंक लोन हमने लिया हुआ है तो बैंक लोन का ब्याज हमें क्या करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या है, खर्च है। तो लाभ हानि खाते के उधार में बैंक लोन का ब्याज कितना, 30,000। तो हमारा सकल तलपट पूरा हो गया। अब हम चेक करेंगे कि समायोजन में से कोई समायोजन बाकी तो नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो पहला समायोजन बाकी है क्योंकि उस पर सही का निशान लगा हुआ है, यानी वो अंदर हमें नहीं मिला था, वो बाकी है। तो पहला समायोजन क्या था, अंतिम स्टॉक का, जिसकी हमने गणना यहाँ पे कर ली थी, 1,56,750। अंतिम स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक व्यापार खाते के जमा में अंतिम स्टॉक 1,56,750 कैसे आया था वो मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरी असर पक्की तलपट के संपत्ति लेना में अंतिम स्टॉक, अब जगह है तो आप ऊपर भी लिख सकते हैं, 1,56,750। तो एक बार सभी समायोजनों को हम चेक कर लेते हैं कि सबकी 2 असर हुई कि नहीं।
तो दूसरा समायोजन था लिखना बाकी उधार खरीदी का, हमने खरीदी में जोड़ दिया था और इधर लेनदार में भी जोड़ दिया है। खरीद वापसी का खरीद वापसी में जोड़ दिया था और लेनदार में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। उसी तरह से लिखना बाकी उधार बिक्री का बिक्री में जोड़ दिया है और देनदार में भी जोड़ दिया है। बिक्री वापसी का बिक्री वापसी में जोड़ा है लेकिन देनदार में से क्या किया है, माइनस किया है। चुकाना शेष मजदूरी का मजदूरी में जोड़ दिया है और पूंजी दायित्व में लिखा है। उसके बाद 15,000 का माल आग से जल गया, उसका हमने खरीदी में से घटाया है और पूरी की पूरी रकम बीमा कंपनी देगी। देखिए दोस्तों, चेक करने का यही फायदा है कि 15,000 का माल आग से जल गया था, वो हमने खरीदी में से तो घटाया है, आग से गया माल 15,000, लेकिन पक्की तलपट के संपत्ति लेना में जो बीमा कंपनी ने दावा मंजूर किया था, कितना दावा मंजूर किया था, 15,000, वो लिखना रह गया था, उसी समय हमें लिख देना चाहिए था। तो कोई नहीं, अगर हम एक बार चेक कर लेंगे तो हमें याद रहेगा कि बीमा कंपनी कितना, 15,000। और ये मैंने जानबूझ के दोस्तों आपके लिए छोड़ा था कि आपको याद दिला सकूं कि हर बार सवाल करने के बाद हमें उसे एक बार चेक करना चाहिए। और चेक करने से क्या मालूम पड़ेगा कि कोई एंट्री रह तो नहीं गई। तो आग से गया माल जो था दोस्तों 15,000, वो हम खरीदी में से तो घटाए थे, लेकिन उसकी दूसरी असर की बीमा कंपनी ने जो मंजूर किया था, अगर बीमा कंपनी ने मंजूर नहीं किया होता तो भी दूसरी असर तो होती, तब लाभ हानि खाते के उधार में आग से नुकसान लिखते। लेकिन संपूर्ण रकम का दावा बीमा कंपनी ने मंजूर किया तो खरीदी में से घटाएंगे और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में लिखेंगे बीमा कंपनी कितना, 15,000। ठीक है। उसके बाद निजी उपयोग के लिए लिया माल हम खरीदी में से घटाएंगे और आहरण में जोड़ेंगे, जोड़ चुके हैं हम। उसके बाद यंत्र स्थापना की मजदूरी 7500 भूल से हमने मजदूरी में लिख दिया, तो मजदूरी में से घटा दिया था और यंत्र में जोड़ दिया था। तो अब हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, तो अब इसको हम बंद करते हैं। तो सबसे पहले व्यापार खाता का जमा का योग ज़्यादा आ रहा है, तो वही हम दोनों तरफ लिखेंगे। 14,92,500 में 1,56,750 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 16,49,250, 16,49,250, यहाँ पे भी 16,49,250। इसमें से हम 90,000, 9,00,000, 15,000 और 67,500 सब माइनस करेंगे उधार वाला, तो हमें क्या मिलेगा, सकल लाभ, क्वेश्चन मार्क, डिफरेंस से हमें सकल लाभ मिलेगा, जो हम कहाँ ले जाएंगे, लाभ हानि खाते ले गए। ये सब लिखना जरूरी है दोस्तों, लाभ हानि खाते ले गए। तो सब माइनस करने के बाद इसमें से सब आप माइनस करेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 56,750। यहाँ पे उधार में लिखा है, तो यहाँ पे कहाँ आएगा, जमा में। सकल लाभ, यहाँ पे भी आपको कोष्टक में लिख देना है व्यापार खाते से लाए, ऐसे लिख देना है कोष्टक में, व्यापार खाते से लाए। कितना, तो 5,76,000, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, 56,750 नहीं था, 5,76,000, 5,76,750 और यहाँ पे भी 5,76,750। अब इसका भी जमा का योग ज़्यादा आएगा, तो लाभ हानि के जमा का योग करते हैं, तो लाभ हानि के जमा पक्ष का योग आएगा 6,750, 6,750, यहाँ पे भी 6,750। अब 6,750 में से ये सब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा शुद्ध लाभ, जो आप ले जाएंगे कहाँ पे, पूंजी खाते। शुद्ध लाभ कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, पूंजी खाते। कितना आएगा, तो 6,750 में से आपको क्या करना है, सब माइनस कर देना है। 6,750 में से सब माइनस करेंगे दोस्तों, तो मैं माइनस करके लिख दे रहा हूँ। तो 6,750 में से सबका सब माइनस करेंगे दोस्तों, तो 1,68,750, 1,68,750। वो कहाँ लिखेंगे, तो हम पूंजी में जोड़ेंगे 1,68,750। तो 6 लाख और 1 लाख 7,68,750 और यहाँ पे शुद्ध हानि नहीं आया तो डैश कर देंगे। उसके बाद 18,000 और 7,500 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22,500 आहरण का। तो 7,68,750 में से 22,500 घटाएंगे दोस्तों, तो सॉरी 22,500 नहीं, 18 और 7 25, 25,500। 7,68,750 में से ये कितना हो रहा है, 18 और 7 25, 25,500। 7,68,750 में से 25,500 घटाएंगे तो 7,43,000, 7,43,250, 7,43,250। अब आपके लिए परीक्षा की घड़ी कि दोनों पक्षों का योग कैसा आना चाहिए, बराबर बराबर दोनों पक्षों का योग करेंगे। 7,43,250, उसके बाद 3,22,500, 1,54,500, 15,000 और लास्ट में है चुकाना शेष किराया 1,500। ये सब जोड़ेंगे दोस्तों तो 12,36,750 जमा का, और इधर भी अगर आप जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा 12,36,750। अब एक बार चेक कर लीजिएगा कि कुछ लिखना तो नहीं रह गया है। बाकी दोनों पक्षों का योग कैसा होना चाहिए, बराबर। दोनों पक्षों का योग बराबर होगा दोस्तों, तभी आपका सवाल सही माना जाएगा।
अब ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। अब इसकी तरह ही एक एग्जाम्पल है, वो भी देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 25, जैसा मैंने आपको सवाल शुरू करने से पहले कहा था, पेज नंबर 168 पे उदाहरण नंबर 25। कोशिश करूंगा कि वो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, राजेश की तारीख 31/3/15 के नीचे दिए गए सकल तलपट और अतिरिक्त जानकारी पर से वार्षिक हिसाब तैयार करो। उसमें और अच्छी बात है कि उधार शेष अलग से दिया हुआ है और जमा शेष अलग से दिया है, आपको लिखने में थोड़ी आसानी होगी। उसमें भी ऐसा ही समायोजन है। पहला, अंतिम माल का स्टॉक 1,10,000 का है, जिसमें 50% माल की बाजार कीमत 10% अधिक है। तो ये तो और अच्छा है दोस्तों, अधिक है तो हमको करने की जरूरत नहीं है। अंतिम स्टॉक 1,10,000 का 1,10,000 ही होगा, क्योंकि बाकी का 50% के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब वो उतने का उतना। और दूसरा वाला जो पहला वाला जो 50% है वो 10% अधिक है, तो अधिक तो हमें ध्यान में रखना ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि अंतिम स्टॉक जितना है उतने का उतना ही रहेगा। 1,10,000 है तो 1,10,000 ही रहेगा। एंट्री आपको पता ही है कहाँ कहाँ आएगा, तो व्यापार खाते के जमा में और पक्की तलपट के संपत्ति लेना में। दूसरा है नहीं लिखी उधार खरीदी का, आपको मालूम ही है खरीदी में जोड़ेंगे और लेनदार में जोड़ेंगे। नहीं लिखी उधार खरीद वापसी है तीसरा, तो खरीद वापसी में तो जोड़ेंगे लेकिन लेनदार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपको समझाया है मैंने। नहीं लिखी उधार बिक्री का बिक्री में जोड़ेंगे और देनदार में जोड़ेंगे। और पांचवा है नहीं लिखी उधार बिक्री वापसी का बिक्री वापसी में तो जोड़ेंगे लेकिन देनदार में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि बिक्री वापसी बढ़ने से देनदार क्या होता है, घटता है। चुकाना शेष मजदूरी का मजदूरी में जोड़ेंगे और दूसरी असर कहाँ लिखेंगे, पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में। 10,000 का माल आग से जल गया, बीमा कंपनी ने संपूर्ण रकम का दावा फिर से मंजूर किया है, तो खरीदी में से घटाएंगे। और दूसरी असर कहाँ होगी, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, बीमा कंपनी खाते। निजी उपयोग के लिए गया माल खरीदी में से घटाएंगे और आहरण में जोड़ेंगे वृद्धि के रूप में। यंत्र स्थापना की मजदूरी 5,000 भूल से मजदूरी खाते लिख दिया है, तो मजदूरी में से घटा देंगे और यंत्र में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आज दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 पूरा अच्छी तरह से हल करवाने की कोशिश की और उदाहरण नंबर 25 को भी समझाया है। कोशिश करते रहूँगा कि ऐसे हर सवाल का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है कि आप भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ऐसे अलग अलग वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।